हाय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है हमें क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और उसमें भी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले थर्ड चैप्टर चल रहा था, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। लास्ट के कुछ टॉपिक्स बाकी थे, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर कर देंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि अभी ओमेगा क्लास पे लाइव क्लास इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे अभी सब्सक्राइबर 1000 से कम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कई यानी 3-4 अगर ईमेल आईडी है तो सभी ईमेल आईडी से ओमेगा क्लास 850 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है जिसके चलते 1000 नहीं पुग पा रहे हैं और लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपके पास ईमेल आईडी है सभी ईमेल आईडी से आप ओमेगा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हम लोग लाइव क्लास शुरू कर पाए। जब लाइव क्लास नहीं होता तो हमारा भी मन नहीं लगता, तो हम भी क्लास नहीं करा पाते हैं, ठीक ना। यही रीज़न है कि क्लास इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए ताकि क्लास को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि लाइव क्लास रहता है तो आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्शन होता है और आप लोग भी अच्छे से क्लास कर पाते हैं और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे टॉपिक तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करना है सबसे पहले सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन को हम लोग मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कास्ट होता क्या है, अब ध्यान से देखिए। मार्जिनल कास्ट का मतलब है कि परिवर्तित साधनों की एक इकाई की वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उससे सीमांत उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब है कि परिवर्तित साधन, और परिवर्तित साधन क्या होता है? परिवर्तित साधन की ऐसे साधन जिसमें परिवर्तन लाया जा सके। जैसे उत्पादन के साधन जानते हैं कौन कौन से, जैसे ये कहें कि श्रम, भूमि, पूंजी, कच्चे माल, ये सभी उत्पादन के साधन हैं। तो उत्पादन के साधन में क्या किया जाए, उत्पादन के किसी एक इकाई, एक साधन को परिवर्तित किया जाए। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में से अगर किसी एक साधन में परिवर्तन कर दिया जाए और उसके कारण अगर का उत्पादन में जो परिवर्तन हो जाए, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक ना। जैसे नीचे दी गई तालिका से हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि सीमांत उत्पादन होता क्या है। अब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे आपको उत्पादन के साधन दिखाए गए जो इकाई में है 1, 2, 3, 4 करके। यहाँ पे आपका उत्पादन दिखाया गया है जो किलोग्राम में है, और यहाँ पे सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल जो है मार्जिनल प्रोडक्शन दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो उत्पादन के जो साधन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी इकाई एक एक करके बढ़ रही है। यहाँ पे जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, ये देखिए पहले शुरू में जब एक इकाई था तो 100 प्रोडक्शन हुआ था, 100 यूनिट का। और यहीं पे तो शुरू में तो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा नहीं, तो इकाई 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया। तो जैसे इकाई 1 से बढ़कर 2 हो गई तो देखिए जो प्रोडक्शन था वह 100 से बढ़कर 150 हो गया। यानी 100 और 150 के बीच के डिफरेंस कितना हो गया, तो 50 डिफरेंस हो गया। 50 ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन। फिर जब दो उत्पादन के साधन जब 2 थे और फिर इनका संख्या 3 किया गया तो फिर प्रोडक्शन में देखिए 150 से 180 पे आ गया, यानी फिर 30 की वृद्धि हो गई। तो फिर 30 क्या हो गया, इसको भी बोलेंगे सीमांत उत्पादन। कहने का मतलब है कि जब एक एक इकाई में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत उत्पादन बोलते हैं। जैसे 100 से 150 हो गया तो इसके बीच के अंतर 50 है, तो यही 50 हो गया आपका सीमांत उत्पादन। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वह आपका औसत उत्पादन। आपने मैथ में औसत पढ़ा होगा, सेम वही चीज़ है। औसत उत्पादन यानी जिसको इंग्लिश में एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। तो औसत उत्पादन होता क्या है, जैसे प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग मैथ में औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, सेम वही बात है। औसत का मतलब होता है कि प्रति इकाई,
प्रति इकाई, चाहे आप उत्पादन में लीजिए चाहे किसी भी टर्म में, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ना है उत्पादन के संबंध में। तो प्रति का उत्पादन को औसत उत्पादन के नाम से जाना जाता है, या प्रति इकाई उत्पादन को प्रति इकाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी गणना कुल उत्पादन में परिवर्तित साधन की इकाई से भाग देकर किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसकी गणना यानी इसको हल कैसे किया जा सकता है। तो आप देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन डिवाइडेड परिवर्तित साधनों की इकाई। यानी औसत उत्पादन का मतलब यह है कि निकालने का तरीका यह है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी उत्पादन हुआ है, उन उत्पादन में जितने भी परिवर्तित साधनों की इकाई हैं, यानी जितने भी परिवर्तित साधन को इकाई को बदला गया है, उन सभी से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा औसत उत्पादन। जैसे आप एक डायग्राम से यहाँ पे जो बॉक्स है इससे हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो तालिका है, तालिका में सबसे पहले उत्पादन के साधन को दिखाया गया इकाई में है, 1 2 3 4 यानी बढ़ाए गए हैं इकाई को। फिर यहाँ पे उत्पादन को दिखाया गया है टोटल, और ये आपका औसत उत्पादन है। तो देखिए औसत उत्पादन निकालने का तरीका ये है कि ये जो टोटल उत्पादन हो रहा है ना, इसमें क्या करें, इसके उत्पादन के साधन से डिवाइड कर दें। जैसे अगर 100 है तो 100 में 1 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 यूनिट एक साधन पर 100 प्रोडक्शन हुआ है, तो 100 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। वैसे अगर 150 उत्पादन हुआ है तो 150 उत्पादन हुआ है तो इकाई कितनी थी, उत्पादन के साधन कितने थे, तो 2। तो 150 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे अगर 180 है तो 180 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ऐसे अगर 190 है तो 190 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 47.5। तो ये सभी क्या है, उत्पादन के औसत उत्पादन है, ठीक ना। आई होप कि भी समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं पॉइंट करके लिखा हूँ, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको भी पॉइंट वाइज करके लिखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, और औसत उत्पादन यानी एवरेज प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में अंतर यानी डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस है कि शुरू में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, यानी शुरू में सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन में भी बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन देखिए शुरू में होता क्या है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ेगा, औसत उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन जो सीमांत उत्पादन होता है वह सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ता है। देखिए अभी अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक ना, अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर कह रहा है बी बिंदु पर जब औसत उत्पादन अधिकतम होकर घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन में भी कमी होने लगती है, लेकिन सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेज़ी से घटता है। इसको भी हम समझाएंगे डायग्राम से, आगे चलिए। और तीसरा डिफरेंस है औसत उत्पादन के धनात्मक रहते हुए सीमांत उत्पादन शून्य होकर ऋणात्मक हो जाता है। इससे हम लोग एक जो है रेखा चित्र से समझ लेते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे जो है एक रेखा चित्र है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्पादन को दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेखा दिख रहा है, एक ये रेखा है और एक रेखा है। देखिए ये रेखा जो यहाँ से लौट के आई है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। और ये रेखा जो नीचे से गई है, नीचे से आकर यहाँ आई है, ये वाली रेखा, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देंगे, तो दोनों रेखा देखिए, दोनों रेखा सेंटर से निकला हुआ है, वो जीरो से निकला हुआ है, और यहाँ पे जो रेखा जो ऊपर चली गई है ये है सीमांत, नीचे वाली है एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन। तो सीमांत उत्पादन देखिए एवरेज उत्पादन की अपेक्षा सीमांत उत्पादन ऊपर जा रही है, यानी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। फिर ये कहिए एक मैक्सिमम यानी बी बिंदु पर जाने के बाद, बी पॉइंट पे जाने के बाद एवरेज प्रोडक्शन जब घट रहा है, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन जब घट रहा है तो सीमांत उत्पादन में कमी हो रही है, लेकिन औसत उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन देखिए अधिक तेज़ी से कम हो रहा है,
और जब सीमांत उत्पादन केवल अभी आके 0 होता है तब तक देखिए औसत उत्पादन आकर जब तक 0 होता है तब तक सीमांत उत्पादन आके ऋणात्मक हो गया। देखिए अगर ये लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर कोई भी रेखा आती है तो माइनस में चला जाता है। तो ये जो रेखा है ये सीमांत उत्पादन, ये ऐसे आकर मैक्सिमम होके फिर ये नीचे आ जाती है, यानी ये माइनस में चली जाती है। तो कहने का मतलब आपको क्या दिखा? आपको दिखा कि जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक ना। और बी पॉइंट पे जो है अधिकतम होने के बाद सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों में कमी होती है, लेकिन सीमांत उत्पादन तीव्र गति से कम होता है। दूसरी बात, जब औसत उत्पादन जो है धनात्मक रहता है तब तक सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि देखिए माइनस में चला गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कुछ और जो है टर्म उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीमांत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में अंतर समझने वाले हैं। वहाँ पे समझे थे हम लोग सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में अंतर, यहाँ पे हम लोग कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में अंतर समझने वाले हैं। कुल उत्पादन का मतलब टोटल प्रोडक्शन और सीमांत का मतलब आप जानते हैं जो है मार्जिनल प्रोडक्शन। अब देखिए क्या कह रहा है कि शुरू में कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, यानी शुरू में कुल उत्पादन में बढ़ते हुए दर से वृद्धि होती है और इस स्थिति में सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा है कि बी बिंदु के बाद कुल उत्पादन घटते हुए दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में कमी होने लगती है। सभी चीज़ हम लोग डायग्राम से समझेंगे। फिर है बी बिंदु पर जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और बी बिंदु के बाद जब कुल उत्पादन में कमी होने लगती है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसे हम लोग जो है डायग्राम तो यहाँ पे है नहीं, मैं समझा देता हूँ डायग्राम से आपको, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक जो है अब ऊपर मैं करता हूँ और इसको मैं जूम करके यहाँ पे बना देता हूँ, आप ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए ये है आपका वाई एक्सिस, ओके, ये है सेंटर और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है तो 0 दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 2 रेखा लेकर चलूँगा, एक जो है टोटल प्रोडक्शन होगा और एक होगा मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, दोनों जो है ऐसा बढ़ रहा है और एक बिंदु पर जाने के बाद, ठीक ना, ओके, और ये ऐसा जो है और यहाँ से हम कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको, ओके, इसको ये हल्का सा डिफरेंस हो गया, ऐसा होना चाहिए। अब एक मिनट देखिए, ये है आपका टीपी टोटल प्रोडक्शन, ये है एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, ये है सेंटर। अब एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो है इसको आप लोग ए बिंदु मान लीजिए और ये बी है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई होगा, यहाँ पे उत्पादन मान लीजिए है उत्पादन। अब यहाँ पे ये जो 0 है सेंटर है, तो सेंटर से तो दोनों रेखाएं चल रही हैं, ये जो ए है ये भी चल रहा है और ऊपर वाला भी चल रहा है, नीचे वाला भी चल रहा है। तो ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाला लाइन ये आपका टोटल प्रोडक्शन है और नीचे वाला आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो देखिए शुरू में क्या होता है, शुरू में जो है टोटल प्रोडक्शन अधिक तीव्र गति से बढ़ता है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन कम वृद्धि होती है। ये बिंदु के बाद जो है, ये बिंदु के बाद क्या होता है, ये जो ये बिंदु है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये लाइन के बाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, घटते हुए दर से बढ़ता है, लेकिन उसी समय जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वह कम होने लगती है। देखिए यहाँ से ये घटने लगती है, लेकिन ये भी तो बढ़ रहा है। और बी बिंदु पे जब जो है टोटल प्रोडक्शन जो है ये क्या होता है, बी बिंदु पे टोटल प्रोडक्शन जब घटने लगता है तब तक जो है क्या होता है, तब तक जो मार्जिनल प्रोडक्शन है बी बिंदु पर आकर ऋणात्मक हो जाती है। तो इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आंतरिक और बाह्य बचत
पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक मतलब अंदर की और बाह्य मतलब बाहर की, और बचत मतलब जानते हैं आप जो भी सेविंग्स होती हैं। तो यहाँ पे आंतरिक और बाह्य बचत पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, आंतरिक बचतों का अर्थ फर्म को प्राप्त होने वाले उन, ये बचत होगा, बच्चों नहीं, बचतों से है जो एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था, अच्छी बाजार की सुविधा और पर्याप्त तथा सस्ती वित्तीय सुविधाओं के कारण प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि आंतरिक बचत क्या होता है। आंतरिक बचत का मतलब ये है कि एक फर्म, एक कंपनी या एक जो है इंडस्ट्री आंतरिक बचत तभी कर पाएगी जब अच्छी प्रबंध व्यवस्था, यानी अच्छा अगर उसका मैनेजमेंट हो, अच्छा बाजार की सुविधा उसको मिल पाए और पर्याप्त और सस्ती वित्तीय सुविधाओं के कारण प्राप्त होती है। यानी जो भी सामान खरीद रहा है वो सस्ते रूप में उसको मिल जाए, तो उसको बोलते हैं आंतरिक बचत, क्योंकि उसकी अंदर की जो प्रबंध व्यवस्था है, जो भी कार्य प्रणाली है वो अच्छी सी है, बाजार का अच्छे से ज्ञान है और अच्छा बाजार उसको मिल गया। ऐसे में उसे जो बचत होगा वो आंतरिक बचत कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बाह्य बचत समझ लेते हैं। बाह्य बचत का मतलब क्या है कि परंतु फर्मों को जो बचत यातायात, परिवहन सुविधाओं के विकास, सस्ती बिजली की सुविधा, सहायक उद्योगों की स्थापना तथा कच्ची माल की सुगमता से प्राप्ति के कारण प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि बाह्य जो बचत होते हैं, तो बाह्य बचत कब होता है, जब कंपनी को जो यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, तो जो भी सामान ले जाने में जो परिवहन खर्च आता है, अगर इसकी सुविधा हो, आसानी से परिवहन मिल जाते हैं, आसानी से सामान ट्रांसपोर्ट हो पाता है, अगर यह सुविधा मिल जाए, इसका विकास अच्छे से हो पाए। दूसरा, सस्ती बिजली की व्यवस्था हो जाए, अगर सस्ते दर पे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है तो उससे भी कुछ बचत हो जाएगी। इसके बाद सहायक उद्योग की स्थापना हो जाए। सहायक उद्योग मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मेन इंडस्ट्री में नहीं बनते, उसे बगल के इंडस्ट्री से मंगाई जाती है, तो उससे जो है सहायक इंडस्ट्री कहा जाता है। तो सहायक उद्योगों की अगर स्थापना हो जाती है और कच्चे माल की प्राप्तता सुगमता से यानी आसानी से प्राप्त हो जाती है, और इन सभी के कारण जो बचत होता है उसे बाह्य बचत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी आंतरिक बचत का मतलब है कि अगर प्रबंध व्यवस्था कंपनी की अच्छी है, अगर बाजार सुविधा अच्छी है और सस्ती दर पे वित्तीय लेन देन उसका हो जाता है, तो आंतरिक बचत हो जाएगा। और बाह्य बचत का मतलब है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका अच्छे से जो है सुविधा मिल पाया है, सस्ती बिजली मिल पाई है, और जितने भी सहायक उद्योग हैं वो भी जो है उनकी स्थापना हो पाई है, कच्चे माल जो है सस्ते दर पर मिल जाते हैं या आसानी से मिल जाते हैं। तो इसके कारण जो कंपनी को अगर बचत होता है तो उससे हम लोग कहते हैं बाह्य बचत। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है उत्पत्ति वृद्धि नियम, बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल की क्रियाशीलता की क्या कारण है। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा है उत्पत्ति वृद्धि नियम और बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल, तो क्रियाशीलता के क्या कारण है। तो देखिए, शुरू में जब अन्य साधन को स्थिर रखकर किसी एक साधन को परिवर्तनशील किया जाता है तो हम साधनों के अनुकूलतम संयोग की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि शुरू में जब कंपनी जो है सेटअप होती है तो उस समय क्या होता है, साधन के जितने भी जो साधन हैं उन साधनों में से अन्य साधन को स्थिर रख दिया जाए, फिक्स रख दिया जाए, और मात्र एक साधन को क्या किया जाए, एक साधन में परिवर्तन किया जाता है। जैसे भी उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि और ये जो कच्चे माल है, अगर इन सभी को क्या किया जाए, इन सभी में से जो है 3 को कांस्टेंट रख दिया जाए, एक में परिवर्तन किया जाए, और उसके कारण क्या होगा, तो साधनों के अनुकूलतम सहयोग की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि उत्पादन क्या होगी, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। शुरू में उत्पादन तकनीकी तथा मशीनरी के नए होने के कारण लागतों में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि शुरू में कंपनी में जो भी मशीनरी चीज़ें लगी होती हैं सभी के सभी नए होते हैं, और ऐसे में उनकी जो है वर्किंग जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम और बढ़ते पैमाने के प्रतिफल की क्रियाशीलता होने का कारण यही है कि शुरू में क्या होता है, जो एक इकाई मतलब कि एक इकाई में परिवर्तन किया जाता है उत्पादन के अन्य साधन को स्थिर रखकर, तो उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ता है,
दूसरा रीज़न ये है कि जो भी तकनीकी प्रयोग की जा रही है, चूँकि कंपनी नया रहता है तो सारा मशीनरी नहीं रहती है, तो ऐसे में वर्किंग जो कैपेसिटी और वर्किंग स्किल जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है और ऐसे में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक ना। तो ये कुछ थर्ड चैप्टर से कुछ टॉपिक बाकी थे, इसे आज हम लोग कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे और मैं प्रयास करूँगा कि क्लास रेगुलर चले। आप लोग से अभी भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है, अगर आपके पास का ईमेल आईडी है तो सभी ईमेल आईडी से आप ओमेगा क्लास 850 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर 1000 में बच गए हैं, पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण क्लास लाइव नहीं हो पा रहा है। और जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर लाइव क्लास कराने में अच्छा लगेगा, आपको भी जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन आपका भी बना रहेगा और हमें भी मजा आएगा क्लास कराने में। चलिए, थैंक यू। मिलेंगे किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।